गुड मॉर्निंग क्लास। हमने कल डोबरनायर ट्रायड्स एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कर लिए थे, उनकी लिमिटेशन भी हमें पता चल गई थी। आज हम करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लेकिन उससे पहले मेंडलीव एकदम से नहीं कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो जो क्लासिफाई किए हैं वो किस हिसाब से किए। तो उन्होंने ये एक तरीके से दो हुए थे, एक तो दिमित्री मेंडलीव, उन्होंने तो पूरी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, और एक लोथर मेयर भी हुए थे जिन्होंने सेपरेटली, मतलब इन दोनों ने एक साथ काम नहीं किया लेकिन एक ही टाइम पर सेम कंक्लूजन पर आए। और क्या कंक्लूजन पर आए कि जो एटॉमिक वेट होता है दोनों एक साथ, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है दिमित्री मेंडलीव एंड डिमित्री मेंडलीव यहाँ पर एंड द जर्मन लोथर मेयर, जर्मन केमिस्ट थे लोथर मेयर, और वर्किंग इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है वो अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे, अलग अलग, उनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उन दोनों ने एक साथ ये प्रपोज किया कि ऑन अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स सिमिलैरिटी अपीयर इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स। इसका मतलब वो जो प्रॉपर्टीज़ का कुछ तो रिलेशनशिप है एटॉमिक मास के साथ, और लोथर मेयर ने तो ग्राफ भी प्लॉट किया था अलग अलग प्रॉपर्टीज़ लेके, कभी एटॉमिक वॉल्यूम ले लिया, मेल्टिंग पॉइंट ले लिया, बॉइलिंग पॉइंट ले लिया अगेंस्ट एटॉमिक वेट। इसका मतलब एटॉमिक वेट के साथ इन प्रॉपर्टीज़ में जब अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं तो क्या पता चला, और वहाँ से उन्हें बहुत बड़ा कंक्लूज़न मिला था। यहाँ पर अगर ग्राफ दे रखा हो तो, ग्राफ नहीं दे रखा है तो मैं एक ग्राफ बना देती हूँ जैसा उन्हें मिला था, ठीक है ना। तो कैसा ग्राफ मिला था उन्हें, फॉर एग्जांपल हम एटॉमिक वॉल्यूम का और एटॉमिक वेट का बनाते हैं। तो एटॉमिक वेट मतलब एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास उन्होंने एक्स एक्सेस ज़रा मान लिया, और जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो अगर उन्होंने वाई एक्सेस मान लिया। मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं। अब हमने एलिमेंट्स को स्टडी किया कि लिथियम का एटॉमिक वॉल्यूम कितना है, बेरिलियम का कितना है, तो एक क्या आया, एक पूरा ग्राफ इस तरीके का आया, कुछ ग्राफ फिर आता, फिर ऐसे नीचे जाता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे जाता, फिर ऊपर जाता। अब जो ये ग्राफ बनाया है इसमें अगर आपने देखा हो बार बार तो चोटी आ रही है और बार बार कोई नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे जा रहा है। और यहाँ पर क्या है, ये जो ग्राफ ऐसे प्लॉट हुआ है तो इसका मतलब क्या है, जैसे जो ये एलिमेंट है यहाँ पर है लिथियम, ये चोटी है, ठीक है ना। यहाँ इस वाले पर जो यहाँ पर आपको चोटी दिखाई देती थोड़ी सी है, यहाँ पर जो मेन है ये है सोडियम, ठीक है ना। उससे ऊपर जाते हैं तो फिर आता है पोटेशियम, इस वाली चोटी पर आता है रुबीडियम। इसका मतलब सेम जो एलिमेंट्स की पोजीशन आ रही है, देखो सेम पोजीशन क्या है कि ये टॉप में था, ठीक है ना। ये हल्का सा कर्व, ये थोड़ा मेरे से ज़्यादा बन गया, ये इतना ज़्यादा कर्व नहीं जितना दिखा रखा है मैंने, तो ये अप्रॉक्सीमेट ऐसे है, ठीक है। तो चोटी यही है। तो लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, तो जो ये पीक्स आई हैं, इन पीक्स पर ये जितने भी एलिमेंट्स आए हैं ये सारे सेम प्रॉपर्टी शोज करते हैं, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे नीचे की साइड यहाँ पर बोरोन आ रहा है, यहाँ पर नीचे बोरोन आ रहा है, तो यहाँ इस पे नीचे कौन आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है। फिर नीचे इसी तरीके से अगला कौन आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो आ रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया ये सिलिकॉन आ रहा है, जो अब ये नीचे जितने भी आए हैं इन सब की प्रॉपर्टी मैच करती है। तो अगर कोई चढ़ती हुई चोटी के पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो उनकी प्रॉपर्टी मैच करती है। कोई उतरते टाइम आ रहा है, इस टाइम इधर नीचे आ रहा है, इधर नीचे आ रहा है, अगली चोटी पे गएगा, तो उनकी प्रॉपर्टी मैच करे। इससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं जब इनको हम एटॉमिक मास की तरह से रीअरेंज कर रहे हैं तो वो अपनी पोजीशन, जो उनकी एग्जैक्ट वही पोजीशन आई ना, तो वो सेम उसी जगह पे आते हैं, पीक्स अचीव करते हैं। तो उसने एक कंक्लूजन निकाला कि एटॉमिक वेट का कुछ ना कुछ रिलेशन है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ भी। तो यहाँ से उसने एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला, उसे हम बोलते हैं कि फिज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या फिज़िकल, मैं लिख रही हूँ, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़,
physical properties of elements are a periodic function of their एटॉमिक मास या वेट, आप जो भी कहें। तो ये जो है ये कंक्लूज़न, और सेम का सेम कंक्लूज़न मेंडलीव द्वारा भी मतलब अचीव किया गया था, सेम कंक्लूज़न। तो पहले लोथर मेयर ने किया था, और उसके बाद उसी टाइम ही लगभग अलग जगह पर मेंडलीव ने किया था। दोनों का 1869 में ये आया था। इसका मतलब लोथर मेयर ने ये दिया था 1869 में, और उधर दूसरे कहीं और जगह पर मॉस्को में चल रहे थे, मॉस्को में थे वो उस वक्त, तो मॉस्को में डिमिट्री मेंडलीव ने दिया। फिर कौन सा, यही बस उसने एक और चीज़ जोड़ दी फिजिकल के साथ, और केमिकल जोड़ दी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, क्या मतलब है इस पीरियोडिक फंक्शन जो मैं बोल रही हूँ पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब एलिमेंट्स को रखा जाता है एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। जो ये रिपीटिशन है ना, जो बार बार रिपीट हो रही हैं प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की कुछ इंटरवल्स के बाद, इसे बोलते हैं हम पीरियोडिसिटी। कल भी बताया था मैंने आपको, आपका पीरियड लगता है हर 40 मिनट बाद, तो वो पीरियोडिसिटी है पीरियड की। उसी तरीके से आपकी कोई एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की, या कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो बार बार एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट होती है, तो वो क्या है, वो पीरियोडिसिटी है। ठीक है, तो यहाँ से जो मेंडलीव थे उन्होंने लॉ बनाया जिसे हम बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। क्या बोलते हैं हम? पीरियोडिक लॉ। और पीरियोडिक लॉ अभी जो बताया था वही है, अगर कहीं दे रखा है तो यह मिल गया हमें, पीरियोडिक लॉ ये दे रखा है। देखो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो पीरियोडिक लॉ क्या था बेटा, मेंडलीव ने दिया था पीरियोडिक लॉ कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स बोलो, मास बोलो, एक ही बात है। और लूथर मेयर ने भी वही वाला बोला था। ठीक है, दोनों का सेम था, दोनों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है, मतलब बात वही है, बट दोनों ने अपने अपने तरीके से निकाली थी। उसने ग्राफ प्लॉट करके निकाली, उसने वैसे निकाली थी। मेंडलीव ने कैसे निकाली थी बेटा, मेंडलीव ने निकाली थी हर एक एलिमेंट्स के ना उसने कार्ड्स बनाए थे। फॉर एग्जांपल एक कार्ड हम बनाते हैं तो उस कार्ड में उसने क्या क्या लिखा था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ लिथियम का कार्ड बनाती हूँ, ठीक है ना, तो उसने लिथियम का कार्ड बनाया। उस वक्त एटॉमिक नंबर तो पता नहीं थे, उसने उसके ऊपर पहले मास नंबर लिख लिया, मतलब एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो आप कह रहे हो। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी, ठीक है ना, फिर फॉर्मूले लिखे उनके ऑक्साइड के और हाइड्राइड के। अब लिथियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला आप निकालोगे, अभी तो हम निकाल सकते हैं बहुत जल्दी, लेकिन उस वक्त वो केमिकल रिएक्शन करवा के निकालते थे। तो लिथियम का जो फॉर्मूला आया वो आया लिथियम 2O ऑक्साइड का, और हाइड्राइड का फॉर्मूला आएगा लिथियम H। तो ऐसा ही फॉर्मूला अगर ऑक्साइड या हाइड्राइड का किसी का भी मैच करता था वो इसके साथ रख देता था उस कार्ड को। ठीक, ऐसे करके उनको एक ही जगह पे पिन अप करते गया जिनके ऑक्साइड हाइड्राइड मैच कर रहे थे, और फिर उन्होंने उसको एटॉमिक मास के हिसाब से रखना शुरू कर दिया। जैसे लिथियम आया तो उसके नीचे उसने किसको रखा, सोडियम को, क्योंकि सोडियम कितना था, सोडियम यहाँ पे 23 था, लेकिन उसका जो फॉर्मूला था ऑक्साइड का वो था Na2O, और उसका हाइड्राइड का फॉर्मूला था NaH। ठीक है, उसी तरीके से उसने बाद में किसको रखा इसके नीचे, पोटेशियम को, क्योंकि पोटेशियम का 39 था, डिक्रीजिंग में इंक्रीजिंग में रख रहे हैं ना एटॉमिक मास के, पहले कम फिर ज़्यादा फिर और ज़्यादा, और इसका फॉर्मूला भी वही था K2O और KH। तो इस तरीके से उसने डिस्टिंग्विश किया कि ऑक्साइड हाइड्राइड का मैच कर रहा है फॉर्मूला किसी भी एलिमेंट का, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी मैच कर रही हैं, इसलिए उनको एटॉमिक मास के साइज़ के हिसाब से उन्होंने सेपरेटली एक ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कंक्लूज़न निकाला कि ऐसा कुछ है, कुछ तो रिलेशनशिप है मैं एटॉमिक मास के बारे में जो इसका है। तो मेंडलीव ने फिर पीरियोडिक टेबल बनाई। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो अब हम स्टडी करेंगे। उस वक्त 65 एलिमेंट्स बताते अप्रॉक्स,
63 कहते हैं, कई कई 65। तो हम मान लेते हैं, जो भी हमें मानना, इन्होंने कितना दे रखा है 63 या 65, इन्होंने कहीं कुछ दे ही नहीं रखा है, इन्होंने कुछ नहीं दे रखा है। तो कोई, मैं बता रही हूँ, कई कई बुक्स में 65 लिखा है बेटा, किसी बुक में 63 लिखा है, लेट इट बी 63। ठीक है, तो 63 अगर एलिमेंट्स उन्होंने उस वक्त करे, तो उस वक्त 63 उन्होंने क्या बनाए, 63 कार्ड्स बनाए, हर एक कार्ड हर एक एलिमेंट के लिए था। पहली बात तो ये, ठीक है। उसके बाद जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, उसकी जो मेन अचीवमेंट्स थी, मेन एक तरीके से हम करेक्टरिस्टिक्स बोलें तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थी वो हम बात कर रहे हैं। आप सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अचीवमेंट्स की, ठीक है ना, कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ऐसा क्या खास था कि उसको उनको फादर ऑफ मेंडल पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। सबसे पहली बात तो उस वक्त जितने भी थे ऑल एलिमेंट्स को उन्होंने क्या कर दिया था, क्लासीफाई कर दिया था। उस वक्त 63 एलिमेंट्स बताते हैं, 63 के 63 जो हैं वो उन्होंने क्लासीफाई कर दिए थे। दूसरी बात क्या थी उनकी, कि उन्होंने क्या किया था कि जो नोबल गैसेस की खोज नहीं हुई थी तब जैसे हुई, उन्होंने एक उसके लिए अलग ही ग्रुप बना दिया जिसको वो बोलते थे ज़ीरो ग्रुप, क्योंकि उन्होंने बोला कि इनकी प्रॉपर्टी किसी और से मैच नहीं कर रही, इनको अलग रखा जाए, तो अलग से इन्होंने ज़ीरो ग्रुप बता दिया। मैंने आपको ग्रुप और पीरियड नहीं बताई, इसमें कितने थे। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी बेटा, उसके अंदर ग्रुप 8 थे, एक ज़ीरो ग्रुप इंक्लूड हो गया था, तो टोटल 9 हो गए थे। तो 8 प्लस में ज़ीरो ग्रुप, तो टोटल कितने हो गए, 9 ग्रुप हो गए, ठीक है, 9 वर्टिकल कॉलम्स। और ये ज़ीरो ग्रुप का, तो टोटल हो गए 9 ग्रुप्स, ठीक है ना। उसके बाद ये हम बात करते हैं ग्रुप्स किस तरीके के होते हैं। ग्रुप होते हैं बेटा वर्टिकल कॉलम, इस तरीके के, मतलब ऐसे, ठीक है ना, हमें ऐसे जाना है ग्रुप के अंदर, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। तो आप एक तरीके से इनको वर्टिकल कॉलम बोल सकते हो ग्रुप्स को। तो 9 वर्टिकल कॉलम्स थे, ग्रुप्स थे। तो वो थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, रोमन में लिखा था उन्होंने उसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एट तक, और फिर ज़ीरो ग्रुप आ गया था, ठीक है। उसके बाद कितने पीरियड थे, पीरियड मतलब बेटा हॉरिजेंटल कॉलम, इस तरीके का, ठीक है ना। तो आप इसमें जाते हो लेफ़्ट टू राइट, तो ऐसे जो होते हैं पीरियड, उनको हॉरिजेंटल कॉलम को बोलते हैं, हॉरिजेंटल रो बोलते हैं। तो ये हॉरिजेंटल रो जो थी ये 7 थी, आज भी 7 ही है, तो कितनी है 7। तो 7 पीरियड्स, 8 ग्रुप से शुरुआत में, बट जब नोबल गैसेस की खोज हुई तो 9 हो गए, 0 को ऐड कर दिया, ठीक है ना। शुरुआत में 8 ही बनाए थे उन्होंने। तो अब हम इसका सिग्निफिकेंस कर रहे थे, तो सिग्निफिकेंस क्या हुआ बेटा, सबसे पहले तो हमने सिग्निफिकेंस कर लिया था कि उन्होंने सारे ग्रुप्स सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर लिया था। दूसरा उन्होंने क्या बताया था, जहाँ पर भी मतलब थोड़े ऐसे एलिमेंट्स की जगह छोड़ दी थी उन्होंने कि वो आएंगे तो वहाँ पर उनको रख देना। तो ऐसे को बोलते हैं हम प्रिडिक्शन करना, कि अनुमान लगा लिया उन्होंने कि कोई नया एलिमेंट आएगा, खोज होगी, तब वो इस जगह पे रख देना। तो प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो न्यू एलिमेंट जिनका प्रिडिक्शन उसने किया था, एक जिसको हम जानते हैं अब जानते हैं, तब नहीं जानते थे, तब खोज नहीं होती, गैलियम, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल G और स्मॉल a से, गैलियम। उसने ये बोला था कि ऐसा कोई एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मैच करेगी, ऐसा ऐसा उसका मास हो सकता है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ऐसा ऑक्साइड बनाएगा बिल्कुल एल्युमिनियम जैसे ही, हाइड्राइड बनाएगा। तो इसको उसने बोला था इक्का एल्युमिनियम। क्या बोला था, इक्का एल्युमिनियम, ठीक है। तो इक्का मतलब जैसा, एल्युमिनियम मतलब एल्युमिनियम जैसा। तो इक्का एल्युमिनियम किसके लिए था, गैलियम के लिए था। एक ये एलिमेंट की जगह छोड़ी थी, एक और भी छोड़ी थी। दूसरा था उन्होंने जो बोला था, अभी जो खोज होके उसका नाम हो चुका है जर्मेनियम, ठीक है, उसका साइन होता है बेटा GE। जर्मेनियम को उसने नाम, उसको पता नहीं था ना जर्मेनियम, उसको तो खाली जगह पता थी, उस खाली जगह का नाम उन्होंने लिखा था इका सिलिकॉन। इसका मतलब क्या होगा कि वो किससे मैच करेगा, सिलिकॉन से मैच करेगा, सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर उसने ये बात बताई थी कि प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर होंगी सिलिकॉन से, हायर एटॉमिक मास के साथ ये एलिमेंट होगा, सिलिकॉन से ज़्यादा एटॉमिक मास होगा।
तो उसका नाम उन्होंने इका सिलिकॉन दिया था। लेकिन अब जो खोज हो चुकी है और उसका खोज होके ये एग्जैक्टली सेम सिलिकॉन से मैच करता है, बिल्कुल सही अज्यूमशन थी उनकी। और अब उसका नाम क्या है, जर्मेनियम। तो ये दो एलिमेंट्स की उनको जगह छोड़ी थी, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, जो कि अब गैलियम और जर्मेनियम के नाम से जाने जाते हैं। फिर दूसरी जगह क्या हो गई थी कि उन्होंने उसके बाद जो अचीवमेंट थी, हम शायद तीसरी या चौथी अचीवमेंट पर हैं, कोई बात नहीं, करेक्शन ऑफ डाउटफुल वेट्स, ये उन्होंने किया था एक काम, बहुत सही काम था, क्योंकि ये वही कर सकता है जिसको अपने ऊपर भरोसा कि उसने जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। जो पहले शुरुआत में जो बेरिलियम जो था, उसकी जो एटॉमिक मास था बेटा बेरिलियम का 13.5 माना गया था। कि बेरिलियम का जो है ना, उन्होंने जो कैलकुलेट किया था, पहले से कैलकुलेट कर रखा था, क्योंकि वैलेंसी 3 मानी हुई थी, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पर बेरिलियम का 3 मान के उन्होंने और निकाल लिया 13.5, और 13.5 के हिसाब से अब वो उसकी पोजीशन बदल गई, और जो उसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, वो प्रॉपर्टी मैच कर रही थी वो मैग्नीशियम के साथ में, ठीक है। तो मैग्नीशियम के साथ में कर रही थी, तो उसने बोला कि अगर मैग्नीशियम के साथ प्रॉपर्टी आ रही हैं तो इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 9 और 10 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो 13 और 14 के बीच का तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने उसका करेक्शन करवाया, और अब इसका मास जो है, एक्चुअल में जो मास है वो 13.5 नहीं होता बेरिलियम का, और वो 9 होता है। तो इसका मतलब उनका जो प्रेडिक्शन था, जो उन्होंने बताया इस बारे में कि ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये गलत है, तो यहाँ पर ये जो करेक्शन करवाई उन्होंने, जो गलत डाउटफुल वेट था उसको ठीक करवाया, ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है। तो इसके बाद ही बेरिलियम की पोजीशन जो है लिथियम और बोरोन के बीच में की गई, क्योंकि लिथियम और बोरोन के बीच में ही आता है बेरिलियम, क्योंकि बोरोन जो होता है वो 11 एटॉमिक मास के साथ है, और लिथियम जो होता है वो 7 एटॉमिक मास होता है उसका, तो इस वजह से उनके बीच में रखा गया इसको। अब ये तो हो गई उनकी अचीवमेंट, बहुत अच्छे काम किए थे उन्होंने, बहुत अच्छी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, सब कुछ बिल्कुल सही किया था। एक बार हम उनकी पीरियोडिक टेबल देख देते हैं अगर होगी तो। हाँ दे रखी है आई थिंक, ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। मैंने कहा था ना शुरुआत में जो था, इनको भूल जाओ आप, क्योंकि शुरुआत में ये ज़ीरो ग्रुप बाद में ऐड किया गया था। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ग्रुप ये बाद में ऐड हुआ है। उससे पहले तो उन्होंने देखो नंबरिंग 1 2 3 ऐसे करके रोमन में कर रखी है, हर एक को इन्होंने बांट रखा है, ये लास्ट में 8 में, और हर कॉलम को उन्होंने 2 एलिमेंट के साथ बांटा है बेटा। जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फर्स्ट है ग्रुप, इसके अंदर एक सीरीज़ ये चल रही है और एक सीरीज़ ये चल रही है, ठीक है। अब हम डिफेक्ट्स पे आएंगे या लिमिटेशंस पे आएंगे, तब आपको ये बात बताएंगे कि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो क्या थी वो हम स्टडी करेंगे। देखो फर्स्ट से लेके और ये 7th तक यहाँ पर 2 ही कॉलम बनाए गए हैं, और थर्ड जो, सॉरी थर्ड कह रही हूँ, 8th जो है, 8th कॉलम के अंदर 3 रो हैं, मतलब ये आप क्या कह ले सकते हो, इसको 3 एक तरीके से ग्रुप में बनाए हुए हैं। ये जो बनाया ये सबसे अलग बनाया गया है, एक ही में 3 रखे गए हैं एलिमेंट अलग अलग, तो ये भी आपके लिमिटेशंस में ही आएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं जो मेंडलीव ने किया, कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल में थी, ये तो हमने अचीवमेंट्स पढ़ ली, इका सिलिकॉन इका एल्यूमिनियम, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। अभी हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशन, तो क्या लिमिटेशन थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, तो हम बात कर रहे हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब होता है क्या कमियां रह गई, क्या डिफेक्ट्स रह गए। सबसे पहली तो बेटा ये जो मैं कमी लिख रही हूँ ये आज भी हमारी पीरियोडिक टेबल की कमी है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ना बेटा वो ऐसा है कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अभी तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन की परिभाषा में बता रही हूँ, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास एक ही होता है, दे भी सकता है और ले भी सकता है, और देगा तो मेटल जैसा करेक्टर दिखाएगा, लेगा तो नॉन मेटल जैसा करेक्टर दिखाएगा। तो इसको किसके साथ रखें, ज़्यादा किस में खुश है ये, तो इसकी पोजीशन आज भी हम सही नहीं बता पाए हैं कि क्या है। दूसरा कि इसकी जो कमी थी वो थी कुछ पेयर्स जो हैं उन्होंने गलत बना रखे थे, कि जो पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो गलत थे, उनको हम एनमलेस पेयर बोलते हैं।
एनामलस पेयर। अनएमलस पेयर का मतलब क्या है बेटा कि कुछ एलिमेंट जो हैं हाइयर एटॉमिक वेट वाले पहले हैं और लोअर एटॉमिक वेट वाले बाद में हैं। देखो उसने जो क्राइटेरिया, तुम ये समझो जैसे तुम्हारी कोई लाइन बनाई जा रही है, ठीक है ना, तुम्हारी क्लास की बोला कि बॉयज़ अपनी लाइन बना लो या गर्ल्स अपनी लाइन बना लो और हाइट वाइज खड़े हो जाओ, ठीक है। और फिर मैं थोड़ी देर में आती हूँ और सबसे लंबी लड़की को बीच में खड़ा कर देती हूँ। क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या आप क्वेश्चन नहीं करोगे मेरे ऊपर? ऑफ कोर्स करोगे, क्योंकि अगर मैं हाइट वाइज खड़ा कर रही थी तो ऐसे आप मुझे खड़ा करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बीच में ये एक बच्चा ले आती हूँ तो मैं गलत कर रही हूँ, है ना। तो ऐसा ही उन्होंने किया था, एक हायर एटॉमिक वेट वाले जो हैं उनको लोअर एटॉमिक एलिमेंट से पहले रख दिया था। तो कुछ आपको इसमें उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे आर्गन जो है वो पोटेशियम से पहले है। देखेंगे आप उसकी पीरियोडिक टेबल तो ही समझ में आएगा। आर्गन देखो आप, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है आर्गन, ठीक है। ये आर्गन जो होता है ना बेटा, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है। अभी पता होगा आपको आर्गन का कितना होता है, 40 होता है, 39.9 होता है एग्जैक्ट बात करें तो, लेकिन 40 आप उसका अप्रॉक्स बोल रही हूँ मैं। और जो पोटेशियम का होता है वो 39 होता है। अब आप मुझे बताओ कौन सा पहले आना चाहिए? अगर वो एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रख रहा है तो आर्गन को पीछे आना चाहिए था, लेकिन उसने क्या कर रखा है, उसने आर्गन को आगे कर रखा है, पोटेशियम को पीछे कर रखा है। यहाँ पर उसका एटॉमिक मास जो है यहाँ पर दिखाया हुआ है 38। ये गलती से है या पता नहीं कैसे लिखा हुआ उन्होंने, लेकिन ये 40 होता है आर्गन का। तो ये जो कमी थी, ऐसे एक पेयर नहीं था, एक दो और भी ऐसे थे जो जोड़े जो गलत रखे हुए थे, ठीक है। ये तो हमने बताया है आर्गन और पोटेशियम का। ऐसे ही उन्होंने कोबाल्ट और निकल का रखा हुआ है। कोबाल्ट और निकल, अगर एक मिनट हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पर कहीं कोबाल्ट और निकल दे रखे हैं तो ये दे रखे हैं। हालांकि यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं लिख रखा, दोनों को 59 का रखा है, लेकिन एक्चुअल में जो कोबाल्ट होता है बेटा, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास होता है कोबाल्ट का होता है 58.9 और निकल का जो होता है वो होता है 58.7। तो इसका मतलब कौन सा पहले आना चाहिए, किसको पहले देना चाहिए? हमें हमें इसको पहले देना चाहिए, है ना। तो ये जो है ये उन्होंने पहले नहीं दिया था। उन्होंने किसको पहले कर रखा है? कोबाल्ट को पहले कर रखा है, जबकि किसको पहले करना चाहिए था? निकल को पहले करना चाहिए था। ऐसे ही उन्होंने एक और कर रखा है टेलुरियम और आयोडीन को। टेलुरियम आयोडीन का जो होता है 126.9 होता है, और टेलुरियम टी का होता है 127.6। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है प्रॉपर, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पेयर देखो आप। अब आप बताओ कौन सा एटॉमिक मास ज़्यादा है? ऑफ कोर्स ये ज़्यादा है तो ये पीछे जाएगा, ये आगे जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही इसलिए मैं तो यहीं रखूँगा। तो ये वाली जो बात थी वो समझा नहीं पाए कि ऐसा क्यों किया। तो नो जस्टिफिकेशन हैज़ बिन प्रोवाइडेड फॉर दिस, दैट्स वाई ये उनका सबसे एक डिफेक्ट में आता है। उसके बाद पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। तो हम अगली कमी पे आते हैं, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं पता होगा, ये तो आइसोटॉप्स होते हैं बेटा वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट हो उनका मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। तो देखो हमने तो जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है वो तो एटॉमिक मास से ही बनी है ना, और अगर एटॉमिक मास से बनी है और एक एलिमेंट के 3 रूप हैं या 4 रूप हैं, उन चारों को जगह मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 3 रूप हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही रखा गया। कौन सा वाला? सिर्फ एक, वो ये वाला रखा गया। हाइड्रोजन 2 नंबर पे भी होता है, हाइड्रोजन 3 एटॉमिक मास के साथ भी होता है, तो उनको क्यों नहीं रखा गया? ये वाला क्वेश्चन था, तो इसलिए आइसोटॉप्स को जगह नहीं दी गई, जबकि एटॉमिक मास के हिसाब से रखा है, इसीलिए ये डिफेक्ट में इंक्लूड होता है। उसके बाद कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स थे जो एक साथ रखे थे, और जो सिमिलर एलिमेंट्स थे वो डिफरेंट ग्रुप में रखे थे। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, अगर
तो यहाँ देखो आप, लिथियम, सोडियम और ये पोटेशियम दिख रहा है आपको, सोडियम ये रहा और पोटेशियम और ये रुबीडियम, ठीक है। अब ये ग्रुप 1 में आपको ये दिख रहे हैं और बहुत अच्छे रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इन सब की प्रॉपर्टी मैच करती है। लेकिन क्या आपको यहाँ पर कॉपर और सिल्वर भी दिखाई दे रहा है? कॉपर और सिल्वर इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते यार। कॉपर तो वायर है, सारी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोवाइड हो रही है। सिल्वर के लोग ज्वेलरी पहनते हैं, जबकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को आप खुला में रख दो, आग पकड़ लेंगे। उनको पैराफिन वैक्स में या केरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ मैच ही नहीं करती, ऐसे एलिमेंट्स को उन्होंने साथ कैसे रखा हुआ है, और जिनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है उनको अलग अलग रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। अब आते हैं हम अगले डिफेक्ट पे, जो है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 3। तो ऐसा आपको अभी पहले भी मैंने बताया था कि सबको तो 2-2 कॉलम बनाए थे, और जो 8th वाले था उसको 3 ट्राइड्स बना रखे हैं उन्होंने। जैसे डोबरा ने 3-3 का जोड़ा बना दिया था, तो उन्होंने 3 के ये बना रखे हैं ट्राइड्स। ये क्यों करे हैं, क्यों इनको 3 एलिमेंट्स को या साथ में रखा हुआ है? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3 एलिमेंट्स यहाँ पे रखे हैं, ये यहाँ पे 3 एलिमेंट्स रखे हैं, तो यहाँ पे ऐसे क्यों रखे हैं ये समझा नहीं पाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी इनकी एक कमी में गिना जाता है। उसके बाद पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, जो बाद में खोज हुई थी उनकी, उस टाइम नहीं हुई थी, लेकिन जब खोज हो रही थी उन एलिमेंट्स को ये अपनी पीरियोडिक टेबल में, मेन फ्रेम टेबल में नहीं रख पाई, ठीक है। तो इसका मतलब बाद में इन्होंने उनको नीचे नीचे कॉलम दे दिया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को, लेकिन ये जो पोजीशन है ये वो जस्टिफाई नहीं कर पाए कि उनको ऐसी पोजीशन क्यों दी गई, ठीक है। तो ये हमारा आज हो गया मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल। हमने लिमिटेशन भी पढ़ ली हैं, एक्चुअल भी पढ़ लिया है। ये उनकी शुरुआत की मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। इसके बाद तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके, मॉडिफाई करके मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी आई थी, जिसमें उन्होंने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को मेन फ्रेम से बाहर नीचे कॉलम बना के जगह दी थी। यहाँ पर जगह दी थी उन्होंने, यहाँ पर 2 कॉलम बना दिए थे, एक लेंथेनॉइड के लिए और एक एक्टिनॉइड्स के लिए, ठीक है। तो आज हमने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक किया है। इसमें जो है आपकी सबसे बड़ी बात, अचीवमेंट्स और ड्रॉबैक्स दोनों ही मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रिटन मटेरियल मैं आपके पास भेज दूंगी। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके या मैसेज करके। आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू क्लास।